नमस्कार, पलामू दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुज सिंह। दर्शकों, आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है माननीय सांसद पलामू लोकसभा के श्री विष्णुदयाल राम जी, और सर से हम लोग आज बातचीत करेंगे, जानेंगे कि पिछले 11 सालों में इनकी सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। और इस चर्चे के शुरुआत से पहले मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा कि आपने समय दिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। सर से पहला सवाल जो हम लोग लेंगे दोस्तों आपके लिए, वो होगा कि पिछले 11 सालों की उपलब्धियों को सर आप कैसे देखते हैं, और ये जो 11 साल रहे हैं आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा है? देखिए, जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत उपलब्धियों का प्रश्न है, आप जानते हैं कि मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है जी। मैं पुलिस महानिदेशक के पद पर पदस्थापित था और सेवानिवृत्त होने के बाद ही मैंने राजनीति में प्रवेश किया। लोग सशंकित थे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कि इतने बड़े पोस्ट पर रहने वाला पदाधिकारी जनता के बीच घुल मिल सकेगा कि नहीं जी। उनकी समस्याओं को समझ करके उनका निराकरण करने की कोशिश करेगा कि नहीं जी। जाने पर उससे मुलाकात होगी या नहीं जी। मुलाकात होगी तो किस लहजे में वो पेश आएगा, ये सारी चुनौतियां मेरे समक्ष थी जी। परंतु पुलिस कार्य के दौरान भी मैं लोगों से मिलते जुलते रहता था। उनकी समस्याओं के बारे में गहराई में जाकर के जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता था और उन समस्याओं का निराकरण भी यथासंभव करने का प्रयास करता था। जी। जो समस्याएं तुरंत होने वाली थी, जिन समस्याओं का निराकरण तुरंत होने वाला था, उनका निराकरण मैं तुरंत करने का काम करता था। तो लोगों से मिलने जुलने का कार्य जब मैंने प्रारंभ किया तो धीरे धीरे ये जो उनके मन में दुविधा थी वो समाप्त होते गई और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, ये तो बहुत साधारण व्यक्ति हैं और बहुत आसानी से मिलते हैं, बातचीत करने में कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। आप जाइए, उनसे अपनी समस्या रखिए, वो उनसे जो बन पड़ेगा वो निश्चित रूप से करेंगे और जो नहीं समस्या का समाधान होगा उसके बारे में भी वो तुरंत कह देंगे कि ये संभव नहीं है या आप ऐसा करिए तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। जी। तो रही बात राजनीतिक पृष्ठभूमि और जनता की जो दुविधा थी उसके बारे में, जहाँ तक 11 वर्षों का कार्यकाल है जी, भारत सरकार का जो 11 वर्षों का कार्यकाल है और मेरा जो 11 वर्षों का कार्यकाल है, मैंने भारत सरकार की योजनाओं को ही अपने संसदीय क्षेत्र में धरातल पर उतारने का कार्य किया है। शिक्षा के क्षेत्र की यदि बात करें तो आप पलामू शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। यहाँ पर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और स्कूल के रूप में सेंट्रल स्कूल, नवोदय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, ये इन सारे शिक्षण संस्थानों की स्थापना इस 11 साल के दरमियान अपने क्षेत्र में करवाई। जी। सर, आप बच्चियों की पढ़ाई के लिए काफ़ी पक्षधर रहे हैं। आप चाहते हैं कि देश की लड़कियां, जो बच्चियां हैं, वो पढ़े, और हमने कहीं सुना भी है कि आपने बच्चियों की पढ़ाई के लिए कुछ ज़मीन वगैरह भी आपने दान दिया। तो कहानी क्या है सर? मैं चाहूँगा आप दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। जी बिल्कुल। हमारे गांव में कोई भी बच्चियों के लिए स्कूल नहीं और बच्चियों को बहुत दूर दराज के क्षेत्र में जाना पड़ता था पढ़ाई करने के लिए। अभिभावकगण बच्चियों को भेजना नहीं चाहते थे, वो दूर भेजने में हिचकते थे। बच्चों के साथ उनको एक ही क्लास में बैठ कर के पढ़ना पड़ता था। जी। तो मैंने सोचा कि जो भी मेरे पास पैतृक ज़मीन है उसको स्कूल खोलने के लिए लगाया जाए। तो मैंने गांव वालों को कहा कि आप मेरी ज़मीन का इसके लिए उपयोग कर सकते हैं और मैंने उस पर अपना हक भी छोड़ दिया। स्कूल का निर्माण कार्य लोग कराएंगे और वहाँ पर बच्चों की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ होगी।
जी, तो दर्शकों, हम जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो तमाम भ्रष्टाचारों के बारे में सुनने को मिलता है, लेकिन हमारे पास एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने बच्चियों की पढ़ाई के लिए अपने ज़मीन का ही दान दिया है। तो ये एक, मैं कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ी मील का पत्थर जो है वो साबित होगा आने वाले पॉलिटिक्स के लिए। सर से मैं ये जानना चाहूँगा कि सर, जो आपने मेडिकल कॉलेज की बात की पलामू के बच्चों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, आपने पॉलिटेक्निक की बात की, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की, नवोदय विद्यालय या जितने भी संस्थानों की जो स्थापना हुई है यहाँ पे, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ये यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के विद्यार्थियों के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा? और निश्चित रूप से जिस पढ़ाई के लिए उनको दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, वो पढ़ाई वो यहीं पर हासिल कर सकेंगे, अपने ही घर से आकर के ऐसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ सकेंगे, तो उनके लिए एक सुविधाजनक बात होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दिशा में आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। जी, थोड़ा मैं अब सब्जेक्ट को चेंज करना चाहूँगा सर। हमारे देश की नीति रही है और आपके सरकार की भी नीति है आतंकवाद या नक्सलवाद के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस की। तो मैं चाहूँगा कि इससे संबंधित कुछ बातें आप दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, एक समय था जब झारखंड राज्य के 24 जिलों में से 22 जिले नक्सल प्रभावित जिले थे जी, और देश भर की यदि बात करें तो 96 जिले नक्सल प्रभावित जिले थे। आज ये नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या नगण्य हो गई है और नक्सलवाद का प्रभाव करीब करीब समाप्त सा हो चला है। जी, देश के आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी का कहना है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से अभियान चल रहा है नक्सलियों के विरुद्ध, जिस प्रकार से केंद्र के द्वारा राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जा रही है, केंद्रीय बल को लगाया जा रहा है, योजनाएं बनाई जा रही हैं और उस कार्य योजना के अंतर्गत उन केंद्रीय बलों की सहायता से, राज्य के बलों की सहायता से नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं लगता है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद की जो समस्या है अपने देश से समाप्त हो जाएगी। जी सर, आप झारखंड के ही नहीं बल्कि देश में सबसे लंबे अवधि तक रहने वाले डीजीपी भी रहे हैं, तो इस समस्या को आप जो निराकरण की जब आप बात करते हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगे वैसे लोगों से कि वो मुख्य धारा में लौटे? देखिए, पहले भी हम लोग ये अपील करते थे इनसे कि आप मुख्य धारा में लौटें और मुख्य धारा में आप नहीं लौटेंगे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, पुलिस बल के द्वारा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उस कार्रवाई में आप मारे जाएंगे, आपका परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में बेहतर है कि एक सरल जीवन जीने के लिए आप मुख्य धारा में अपने आप को लाएं और सरेंडर करें। सरेंडर से संबंधित पॉलिसी बनी, पॉलिसी भी काफ़ी कारगर साबित हुई। आज भी वो पॉलिसी कायम है और उसमें भी समय समय पर सुधार हो रहा है। उस इनाम की घोषणा जो हो रही है वो ज़्यादा इनाम की घोषणा हो रही है, पर इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में इनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। अब ये कुछ ही हिस्सों में सिमट करके रह गए हैं और अब इनका जो मैन पावर है, इनका फायर पावर है, इनका जो लैंड माइन्स लगाने और उसके द्वारा जवानों को विस्फोट करा करके क्षतिग्रस्त करने की बात है, उसमें भी कमी आई है और दिन प्रतिदिन इनका जो रिक्रूटमेंट का एरिया है वो भी समाप्त होते जा रहा है। गांव के लोग समझने लगे हैं कि इनको सहायता देने का मतलब है कि विकास को विनाश के रास्ते ले जाना, तो अब गांव वाले लोग भी इनको सहायता देना बंद कर दिए हैं। तो निश्चित रूप से इस दिशा में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। जी सर, क्या आप मानते हैं कि 2014 से पहले भारत देश की जो सुरक्षा के मामले होते थे और अब 2014 के बाद भारत सुरक्षा के मामलों में काफ़ी सशक्त हुआ है और काफ़ी मजबूत हुआ है? 100% ये बात सही है कि भारत पहले से सुरक्षा के मामले में ज़्यादा सशक्त हुआ है, ज़्यादा सुरक्षित हुआ है। जो सुरक्षा नीति है उसमें परिवर्तन आया है। अब
हम उस नीति में विश्वास करते हैं कि आप हमारी धरती पर किसी प्रकार का आक्रमण करेंगे या कोई देश के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, चाहे वो प्रॉक्सी वार के रूप में ही क्यों नहीं हो, तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। आपने देखा होगा उरी के बाद, पुलवामा के बाद और पहलगाम के बाद किस प्रकार से भारत सरकार ने पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की है और किस प्रकार से अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को, अपने मजबूत इरादों को और अपने स्वदेशी निर्मित हथियारों का उपयोग करके देश दुनिया को दिखाया है कि हम अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं और हम किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। जी सर, कश्मीर में जो धारा 370 और 35A, इसका हटना कश्मीर के विकास के लिए कितना सार्थक है और आज की स्थिति क्या है? देखिए, धारा 370 और 35A का हटना नितांत आवश्यक था जी। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात की पक्षधर रही है कि धारा 370 और 35A नहीं रहना चाहिए। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और इस अभिन्न अंग को अभिन्न दिखना भी चाहिए, पर धारा 370 और 35A के रहने से ऐसा लगता था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। तो 370 हटने के बाद और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति में और सामाजिक स्थिति में किस प्रकार का बदलाव आया है और किस प्रकार से लोग खुश हैं और किस प्रकार से जम्मू कश्मीर प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, ये सब हमने देखा है। और वहाँ की जनता ने भी बार बार इस उद्गार को व्यक्त किया है कि ये धारा 370 के रहने से हमें हानि थी, कोई लाभ नहीं था। आज पर्यटकों की संख्या आप देखते हैं, जब पर्यटन जो एक मुख्य वहाँ का उद्योग है, पर्यटकों की संख्या देखते हैं तो वो संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। इवन पहलगाम घटना के बाद भी पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में जाना नहीं छोड़ा है, वो जा रहे हैं। तो ये सब विकास के जो आयाम तय किए गए हैं, विकास के जिस रास्ते पर जम्मू कश्मीर चल पड़ा है, उस रास्ते को अब वहाँ के निवासी छोड़ना नहीं चाहते हैं। पत्थरबाजी की जो घटना होती थी समाप्त हो गई है। लोग कहते थे कि खून की नदियाँ बहेंगी, 370 हट जाएगा, 35A हट जाएगा, तो खून की नदियाँ बहने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। एक बुलेट भी फायर नहीं हुआ और ये सारी बातें हुई। जो एक सबसे अच्छी बात ये हुई कि ये दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की थी, जिन्होंने पूरा साहस दिखाया और पूरे भविष्य को, देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन धाराओं को हटाया। जी, और आप यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, उनके पदचिन्हों पे चलते हैं। हम सभी ने देखा है, आपके संसदीय क्षेत्र के लोगों ने देखा है। प्रधानमंत्री जी की कविता की वो जो 2 लाइन है सर, उससे आप कितने प्रभावित हैं? वो 2 लाइन की, वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों का मीनार है, इससे आप कितना प्रभावित हैं? देखिए, इन दोनों पंक्तियों से हम बहुत अधिक प्रभावित हैं। ये दोनों पंक्तियाँ मेरे जीवन में और जिस जगह मैं पहुंचा हूँ जी, उस जगह पर पहुंचाने के लिए बहुत सार्थक सिद्ध हुई हैं। जी, मैंने गरीबी में अपनी ज़िंदगी बिताई है जी, और हमारे पिता खेतिहर मजदूर थे, माँ दूसरे के घरों में काम करती थी, तो हम लोगों का जीवन यापन बहुत कठिन था जी। तो उस कठिन परिस्थिति से उभर करके निकलने में और इस मुकाम तक पहुंचने में निश्चित रूप से ये दोनों पंक्तियाँ बहुत कारगर हैं। जी, मैं दर्शकों को बता दूं, आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि सर अपने शुरुआती करियर में इन्होंने IPS के तौर पे ज्वाइन किया और फिर बाद में
पटना के एडिशनल एसपी भी रहे हैं और नहीं, साथ ही सीनियर साथ एसपी। सीनियर एसपी भी रहे हैं और साथ ही साथ झारखंड के ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इनका डीजीपी के तौर पे। चलिए मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा और बात करेंगे हम अब स्वास्थ्य सेवाओं की। सर, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो हम हर भारतीयों का ये हक है, अधिकार है कि जो सुदूर इलाकों में भी जो लोग रह रहे हैं, ना कि केवल शहरों में, आखिरी व्यक्ति तक सभी स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचे। तो इसे लेकर के आप कितने सीरियस हैं और क्या पहल है और क्या अचीवमेंट्स है? देखिए, स्वास्थ्य का अपने जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है जी। हर व्यक्ति निरोग रहना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन जब बीमारी से ग्रसित हो जाता है और उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं रहता है, तो जब उसकी मजबूरी उसके सामने आती है, तब उसको एहसास होता है कि स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है। जी। देश के प्रधानमंत्री ने लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की और साथ ही साथ उन्होंने ये भी समझा कि जब कोई गरीब व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित हो जाता है, उसके पास पैसा नहीं रहता है इलाज कराने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में उसको क्या मनोदशा होती है। आयुष्मान योजना लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी आए। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना ये है जी। इतने बड़े पैमाने पर प्रत्येक वर्ष कोई व्यक्ति असाध्य रोग से ग्रसित होता है तो 5 लाख रुपया उसको का मुफ्त इलाज मिलता है। और 5 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती है और आज उस व्यक्ति को ये सोचना नहीं पड़ता है कि हम बीमार पड़ गए तो हमारा इलाज कैसे होगा। वो बीमार पड़ जाता है तो जो भी चिन्हित अस्पताल हैं उसमें जा कर के अपना इलाज कराता है और पैसे के भुगतान की चिंता नहीं करता है। तो इसी के साथ साथ जन औषधि केंद्र खुले हैं जी। और पलामू जिला के अंतर्गत भी जन औषधि केंद्र खुले हैं। सदर अस्पताल के अंतर्गत जन औषधि केंद्र खुला है, शहर में जन औषधि केंद्र खुला है, जो अनुमंडल हैं उनमें जन औषधि केंद्र खुला है। इस जन औषधि केंद्र में 50% से लेकर के 90% दवाएं सस्ती मिलती हैं जी। तो ये तो दवाएं बचत का एक माध्यम बन गई। दवाओं के खरीद में बचत होती है। जो पहले 4,000 रुपया खर्च होता था, शायद आज 2,000 रुपया उसके लिए खर्च करना पड़ता है। तो इतनी बड़ी सुविधा इतने बड़े पैमाने पर प्रदान करना ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की ही सोच हो सकती है और यह उनके गरीबों के प्रति सोच को दर्शाता है। जो हम कहते हैं ना कि हम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण में विश्वास करते हैं, ये इसी को दर्शाता है। जी सर, पलामू की सेवाएं जो हैं, यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं जो उपलब्ध हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। खासकर हम यहाँ CHCs के सेवाओं की बात करें, हम PHCs की बात करें, तो आज भी उसमें बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। तो इसे लेकर के आप क्या आपकी पहल होगी या क्या आकांक्षी योजनाएं हैं? निश्चित रूप से आपका कहना सही है। पलामू में जिस प्रकार के स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं उपलब्ध है। इसके बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों की यदि विस्तार में हम चर्चा करेंगे तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन एक तो डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टर का रिक्रूटमेंट बहुत दिनों से नहीं हुआ है जी। जितनी रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को भरने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो जब तक चिकित्सक नहीं उपलब्ध होंगे तब तक उनकी पदस्थापना कहाँ से हो पाएगी। अब CHC में चिकित्सक नहीं है, PHC में चिकित्सक नहीं है, इवन सदर अस्पताल में भी जितनी संख्या में चिकित्सकों की पदस्थापना होनी चाहिए उतनी संख्या में पदस्थापना नहीं हुई है। आप मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज की ही बात करें, यहाँ पर भी जिस पंक्ति में जितने प्रोफेसर्स होने चाहिए या लेक्चर होने चाहिए या रीडर होने चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। तो एक तो इन रिक्तियों को भरना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी दूसरे सर, जी सर, पलामू में पलायन और बेरोजगारी ये हमेशा से एक ज्वलंत मुद्दा रहा है यहाँ का। तो इसे आप अपने डायरी में किस प्रायोरिटी लेवल पे रखते हैं? नहीं, ये प्राथमिकता के आधार पर नंबर 1 प्राथमिकता में है। मैंने इस दिशा में काफ़ी कोशिश की भी,
इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो अमृतसर से कोलकाता के कॉरिडोर में बीच में स्थापित करना है, तो झारखंड राज्य को भी एक सेंटर स्थापित करने का मौका मिला है। जी। मैंने भरपूर प्रयास किया कि भवनाथपुर में जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है सेल की, जिसको सेल ने सरेंडर किया है, उस सेल की ज़मीन को समर्पित किया जाए और वहाँ पर ये आईएमसी हो, स्थापित हो। परंतु राज्य सरकार बोकारो की ज़मीन पर आईएमसी स्थापित करना चाहती है, तो ये तो राज्य सरकार के ऊपर ही निर्भर करता है। जहाँ तक एक सांसद के रूप में मेरे द्वारा प्रयास किया जा सकता है, मैंने भरपूर प्रयास किया है, सचिव से लेकर के मंत्री महोदय से मुलाकात की है और अभी भी मैं इसमें लगा हुआ हूँ कि मेरा पलामू और गढ़वा ज़िला, ये दोनों आकांक्षी ज़िलों के सूची के अंतर्गत आते हैं। बोकारो ऑलरेडी उद्योग धंधों की दृष्टिकोण से काफ़ी विकसित ज़िला है, तो एक विकसित ज़िले की जगह पर एक जो आकांक्षी ज़िला है उसमें इस तरह के कल कारखाने स्थापित होने से यहाँ के लोगों को जो बेरोजगारी की समस्या का जो सामना करना पड़ता है, वो बेरोजगारी की समस्या काफ़ी कम होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनको दूसरे राज्यों में जा कर के रोज़गार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं, कहाँ तक सफलता मिलेगी भविष्य बताएगा। जी सर, वैसे तो पलामू में पहले से कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, एक आध इंडस्ट्री हमने जपला सीमेंट फैक्ट्री के बारे में सुना था, तो क्या उसका जीर्णोद्धार किया जा सकता है? क्या ऐसा कुछ प्लान है, एक्शन प्लान है आपका? हाँ, जब दुर्भाग्यवश पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी उद्योग धंधा नहीं है। एक रेहला में कास्टिक सोडा फैक्ट्री है, उसको छोड़ करके, पर वो बहुत छोटी फैक्ट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं है, या एम्प्लॉयमेंट की गुंजाइश नहीं है। जी। पहले यहाँ पर जपला में सीमेंट फैक्ट्री थी, डालमिया के द्वारा उसमें सीमेंट का निर्माण होता था, परंतु कुछ विवादों को चलते और प्रोडक्शन कम होने लगा, और प्रोडक्शन कम होने के चलते ये अंततोगत्वा ये फैक्ट्री बंद हो गई और उस फैक्ट्री का जो नीलामी होना था, पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार नीलामी भी हो गई। उसको रिवाइव कराने की भरसक कोशिश की गई और बहुत सारे सीमेंट फैक्ट्रियों से मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी संपर्क स्थापित किया। यहाँ बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रियाँ आईं और जो लाइम स्टोन है भवनाथपुर में, उस लाइम स्टोन के क्वालिटी को उन्होंने चेक करने का कार्य किया, परंतु वो सीमेंट फैक्ट्री के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। इसके चलते ये जो कंपनियां थी वो वहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री नहीं स्थापित कर सकी। जी। इसके बाद पुनः मेरे द्वारा इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। जी। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है, जपला सीमेंट फैक्ट्री की जो ज़मीन थी, उस पर रेल मंत्रालय के द्वारा किसी प्रकार का कल कारखाना स्थापित किया जाए। जी। और रेल के लिए एक्सल फैक्ट्री की यदि ज़रूरत है तो यहाँ पर लगाई जाए, पर इस दिशा में बहुत अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है और राज्य सरकार के सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जी। पलायन और बेरोज़गारी की अगर हम बात करें सर, इसके अलावा अगर पलामू में कुछ समस्या है तो यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं होना, जो यहाँ के किसानों को दिन प्रतिदिन उनको बदहाली में ढकेल रहा है। तो यहाँ के किसानों को मजबूत बनाने में और उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने में क्या उसकी कोई योजना है? जैसे हमने मंडल डैम जो हमारा काफ़ी दिन से लंबित है और आपने भी काफ़ी प्रयास किया है, हमने आपको आवाज़ उठाते हुए देखा है, तो अब उसकी स्थिति क्या है सर? देखिए, जब 2014 में मैं चुनाव प्रचार में लगा हुआ था, जी, तो जहाँ जहाँ जाता था तो लोग कहते थे कि चुनाव जीतने के बाद आप कोई काम कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, जी, सिंचाई की व्यवस्था की ओर ध्यान जरूर दीजिएगा। जी। उसी समय से मेरे जहन में था कि यहाँ पर सिंचाई की सुविधा किसानों को मिलनी चाहिए
और उस दिशा में हमने प्रयास शुरू किया। आपको जानकर के खुशी होगी कि गढ़वा जिला के अंतर्गत पाइपलाइन के माध्यम से किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई जी। उस योजना का शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। L&T को ये कार्य दिया गया। कार्य करीब करीब 80% पूरा हो चुका है। 2-3 हेक्टेयर में फॉरेस्ट विभाग की आपत्ति प्राप्त हुई है। उस आपत्ति को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। वो आपत्ति दूर हो जाएगी तो किसानों के खेतों में पानी सिंचाई के लिए मिलना शुरू हो जाएगा और पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा। पेयजल की समस्या का भी बहुत हद तक उससे निदान होगा। पलामू जिला में भी उसी योजना के तर्ज पर सोन नदी से दंगवार के पास पानी को लिफ्ट करके, फिर कोयल नदी से पानी को लिफ्ट करके, फिर ओरगा नदी से पानी को लिफ्ट करके जितने भी जलाशय हैं, आहर हैं, पोखर हैं, उनको भरने की योजना बनाई गई है। और ताकि किसानों को जब पानी की आवश्यकता पड़े तो पर्याप्त मात्रा में पानी वो ले सके। इसमें जो पाइप बिछाने वाली बात है, इस योजना के अंतर्गत अभी उसको संलग्न नहीं किया गया है, लेकिन मेरा प्रयास है कि जिस प्रकार से गढ़वा में पाइप के माध्यम से किसानों के खेत में पानी पहुंचाने की योजना है, इसमें भी वही बात लागू होनी चाहिए। पहले तो ये योजना स्वीकृति नहीं हो रही थी। सरकार का कहना था कि 1200 करोड़ इस पर खर्च होगा। 1200 करोड़ रुपया खर्च कर पाना एक बहुत मुश्किल काम है। मैंने कहा कि आप एक साल में 400 करोड़ रुपया से ज़्यादा कभी खर्च करते नहीं हैं किसी भी योजना पर, तो आप 3 भाग में इस योजना को लेकर के स्वीकृति तो दीजिए और 400 करोड़ खर्च कीजिए 3 वर्ष में, तो उस आधार पर यह योजना स्वीकृत हुई है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो, और एक बार उनको पानी उपलब्ध हो जाएगा तो बहुत हद तक ये बेरोजगारी और पलायनवाद की समस्या पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। जी बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे केंद्र के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं भी हैं सर, जैसे PM श्री योजनाएं है या फिर आप किसान सम्मान निधि योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, इसकी क्या स्थिति है और क्या अचीवमेंट्स है? देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत 6,000 रुपया एक साल में किसानों को मिलता है। ये राशि देखने में भले छोटी लगे, लेकिन गांव में रहने वालों किसानों को जब खाद बीज की ज़रूरत पड़ती है तो 2,000 रुपया भी उनको कर्ज के रूप में लेना पड़ता है। जी। तो खाद बीज की आवश्यकता के लिए कर्ज नहीं लेना पड़े, ये 2,000 रुपये की राशि प्रत्येक तिमाही पे भारत सरकार के द्वारा उनके खाते में दी जाती है। जी। तो इसका अच्छा प्रभाव है, किसान इससे खुश हैं और खाद बीज खरीदने में उनको अभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। PM श्री योजना जो है वो स्कूलों से संबंधित है। स्कूल चयनित हुए हैं, उसमें पठन पाठन की विशेष व्यवस्था की गई है और उनका जो प्रशिक्षण है, कभी कभी हम लोगों के द्वारा भी उसका निरीक्षण किया जाता है। तो जो कमियां रहती हैं उसकी ओर उपायुक्त ध्यान आकृष्ट करके उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया। जी सर, महिला सशक्तिकरण हमेशा से एक हमारे लिए एक मुद्दा रहा है, और महिला सशक्तिकरण की बात करें या नारी शक्ति सशक्तिकरण की बात करें, इसे लेकर के आप या आपकी सरकार कितनी प्रतिबद्ध है और इस क्षेत्र में क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? मेरी सरकार की प्रतिबद्धता तो इस बात से स्पष्ट है कि नया जब पार्लियामेंट बना तो सबसे पहला बिल जो पास हुआ वो बिल नारियों से संबंधित था, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ये बिल पास हुआ और महिलाओं को विधानसभाओं में और लोकसभा में 30% आरक्षण की इस बिल के माध्यम से सुविधा दी गई। ये बिल वर्षों से लंबित था और जब भी पार्लियामेंट में आता था तो विरोध के फलस्वरूप पास नहीं हो पाता था। आज हमारी सरकार के दौरान ये बिल पास हुआ है, तो ये नारी सशक्तिकरण के लिए उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि
पहली बार सैनिक स्कूलों में बच्चियों का जो एडमिशन है वो प्रारंभ हुआ। जी। पहली बार जो कैडेट्स जो जवान हैं उनको परमानेंट कमीशन दिया गया, जो लड़कियों को परमानेंट कमीशन दिया गया। ये उनको परमानेंट कमीशन पहले नहीं मिल रहा था, तो परमानेंट कमीशन दिया गया। इस सैनिक स्कूलों में उनका एडमिशन प्रारंभ हुआ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहली बार जो उनका पहला बैच है लड़कियों का कमीशन ऑफिसर का, वो पहला बैच निकला। तो आप देखेंगे कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार के द्वारा हर स्तर पर प्रयास किया गया है। आप नारियों के सम्मान के लिए आप इज्जत घर, जो जिसको आप बहुत राज्यों में शौचालय कहा जाता है, ये वास्तव में शौचालय नहीं होकर के इज्जत घर है। इज्जत किस प्रकार से नारियों को तकलीफ़ उठानी पड़ती थी बाहर शौच जाने में, और आज किस प्रकार से घरों के अंदर शौचालय निर्मित होने से उनको जो कठिनाइयां हैं वो दूर हुई हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत किस प्रकार से एलपीजी गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए गए और किस प्रकार से लोग अब गैस पर खाना बनाने लगे हैं और किस प्रकार से समय की बचत हो रही है और उनका स्वास्थ्य कुप्रभावित नहीं हो रहा है। जी। सुकन्या योजना भी काफ़ी एक चर्चित योजना है सर, इसके बारे में चाहूँगा कि आप साझा करें। सुकन्या योजना के अंतर्गत जब बच्चियाँ 18 साल की हो जाती हैं तो उसके बाद से उनको जो शिक्षा दीक्षा के में वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है, सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जी सर, क्या आप मानते हैं कि कहा भी जाता है कि किसी भी देश का विकास जो है उसकी जो उन्नति है वो कनेक्टिविटी पे निर्भर करती है, और इस क्षेत्र में देश को एक हिस्से के से दूसरे हिस्से को जोड़ने में जो रोड बिल्डिंग का काम हुआ है, जो नई रेल रूट बनने का जो काम हुआ है, वो काफ़ी सराहनीय है। और इस मामले में इस क्षेत्र में आपके अचीवमेंट्स क्या हैं? देखिए, जहाँ तक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, पलामू संसदीय क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि इस क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई है। जी बिल्कुल। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत रांची से लेकर के वाराणसी तक ये 4 लेनिंग का कार्य चल रहा है। इसके अलावा जो NH 98 है, जो बाईपास बनना है, वो बाईपास बन करके करीब करीब तैयार है। ये बिहार को जोड़ता है। जी। वो गढ़वा बाईपास को आप देख ही रहे हैं कि गढ़वा शहर में किस प्रकार ट्रैफिक जाम की समस्या रहती थी, उस समस्या को दूर करने के लिए गढ़वा बाईपास बना है। 99% जो गांव हैं आज सड़कों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मुख्य सड़क से जुड़े हुए हैं। और अभी जो PMGSY 4 योजना प्रारंभ होने वाली है, जो भी गांव छूटे हुए हैं उन गांवों को भी सड़क के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत ऐसे गांव जहां पर PBTG के सदस्य ज़्यादा हैं, आदिम आदिवासी समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, उनके यहाँ जो बेसिक जो सुविधाएं होनी चाहिए, बेसिक सुविधाओं का अभाव है, उन बेसिक सुविधाओं को पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना प्रारंभ की गई है। और वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है। तो हर दृष्टिकोण से इन आकांक्षी जिलों को विकसित करने का प्रयास जारी है। जी सर से मैं एक सवाल और लेना चाहूँगा दर्शकों आपके लिए। सर, DGP रहते हुए आपने डिजिटलाइजेशन को काफ़ी प्रमोट किया था, तो एक सांसद के तौर पे आप क्या मानते हैं कि हमारे देश के विकास के लिए डिजिटलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी ये काफ़ी कारगर है? देखिए, हमारा देश जो है डिजिटल डिवाइड से डिजिटल डोमिनेंस की ओर जा रहा है। जी। एक समय था जब लोग कहते थे कि यहाँ के लोग इसका उपयोग कैसे कर सकेंगे, जी। उतने शिक्षित नहीं हैं। जी। आज हर व्यक्ति के हाथ में आप मोबाइल देखते हैं। जी।
चाहे वो पान बेचने वाला हो, चाहे वो सड़क पर खोमचा लगाने वाला हो, चाहे किसी प्रकार का वेंडिंग का काम करता हो। गांव में, दूर दराज में छात्रों के बीच, महिलाओं के बीच मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है। जिस प्रकार से फाइबर नेटवर्किंग हो रही है, जिस प्रकार से इंटरनेट का उपयोग बढ़ रहा है, तो हम तो यही कहेंगे कि हमारी देश की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। आज डीपीटी के माध्यम से लोगों के खाते में 1 सेकंड में पैसा चला जाता है। कभी आपने सोचा था कि इस तरह से पैसा जो व्यक्ति जिसको मिलना चाहिए उसके खाते में जाएगा और बिचौलियों की जो दादागिरी है वो समाप्त हो जाएगी। जी बिल्कुल। इस ही देश के एक प्रधानमंत्री जी ने कहा था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम दिल्ली से 100 रुपया यदि भेजते हैं तो मात्र 15 पैसा पहुंचता है जिस व्यक्ति के हाथ में मिलना चाहिए उसको। तो ये परिवर्तन आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। आज मेक इन इंडिया, आज स्टार्टअप इंडिया, ये सारी विधाएं जो हैं आज आपको यहाँ पर भारत में देखने को मिल रही हैं। जी सर, विकास तो ज़रूरी है ही, किसी भी देश को ये हक है कि वो अपने देश को विकास के पथ पे अग्रसर रखे। सर, विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण ये भी एक ज्वलंत मुद्दा होता है। केवल विकास ही नहीं बल्कि हम संरक्षण भी करें अपना पर्यावरण, तो इसको लेकर के आपकी क्या पहल है? देखिए, हमारे देश ने ये करके दिखाया है कि पर्यावरण और विकास दोनों साथ साथ चल सकता है। एक पेड़ माँ के नाम, जी, लाइफ, LIFE, ये दोनों जो इनिशिएटिव्स हैं, ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने में, पर्यावरण का संरक्षण प्रदान करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका उठाते हैं। हम लोग भी जहाँ जाते हैं, जिस कार्यक्रम में जाते हैं, कार्यक्रम प्रारंभ करने के बाद या कार्यक्रम की समाप्ति के बाद एक पेड़ जरूर लगाते हैं। 5 जून से शुरू हो करके अभी ये सिलसिला जारी है और आने वाले समय में भी जारी रहेगा। तो पौधों, वनों का संरक्षण हम करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत तरह की समस्याएं इससे दूर होंगी। जी, क्या भारत सोलर एनर्जी में भी कुछ अच्छा करेगा आगे? हमारे देश का कमिटमेंट है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है कि हम 2030 तक 50% एनर्जी का उत्पादन नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे। जी, और उस दिशा में हम समझते हैं कि 2030 आने के पहले ही हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो हमारी ये प्राथमिकता है कि हम फॉसिल फ्यूल एनर्जी से हट करके नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी की ओर जाएं और जा भी रहे हैं। और सोलर पावर एनर्जी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हाइड्रो एनर्जी, सोलर पावर एनर्जी, ये सारी चीज़ों की हमारी सरकार का पर्याप्त ध्यान है और निश्चित रूप से हम इस दिशा में, आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी आपने सुना होगा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में फ्रांस के साथ अलायंस करने के पीछे भी यही उद्देश्य है कि जो एनर्जी दूसरे माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है, खास करके सोलर पावर के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, उसको प्राप्त करके और देश में जो प्रदूषण है उसको कम किया जाए और जो कमिटमेंट देश ने किया है उसको पूरा किया जाए। जी सर, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये पलामू में इसके धरातल की स्थिति क्या है? यहाँ पे लोग जो लाभुक हैं उनको किस तरह से लाभ मिल रहा है? मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना एक बहुत ही हितकारी योजना साबित हुई है। ऐसे लोगों को आवास मिला है जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनको भी पक्का का मकान होगा। बरसात के दिनों में मैंने स्वयं देखा है, लोग रात भर जग कर के
रात गुजारते थे। पानी ऊपर से टप टप गिरता था, किसी बर्तन को रख देते थे पानी को इकट्ठा करने के लिए। उन लोगों का सपना साकार हुआ है, उनको पक्का का घर मिला है। करीब 5000 मकान अभी भी बनने बाकी हैं पलामू जिला के अंतर्गत, और करीब 4000 मकान गढ़वा जिला के अंतर्गत भी बनने बाकी हैं। बाकी सारे मकान बन चुके हैं। कुछ कमियां जो है नज़र आती हैं, वो शिकायतें कभी कभी आती हैं कि मेरा लिस्ट में नाम था और लिस्ट से नाम काट दिया है, और मुझको मिलना चाहिए था, मुझको नहीं मिला, या अमुक टोला छूट गया है, उस अमुक टोला को दर्ज कराइए, वहाँ के भी लोगों को मकान की आवश्यकता है। ये 2025 में ये योजना समाप्त होने वाली थी, लेकिन इस योजना को 2029 तक बढ़ा दिया गया है। और बढ़ाने का वजह यही है कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास की सुविधा मिलनी चाहिए थी, परंतु किसी न किसी कारणवश नहीं मिल पाई है। तो वैसे लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास की सुविधा मिले। और देश के प्रधानमंत्री जी का तो कहना है कि हर योजना को सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचाया जाए, यानी जिस योजना का जिन व्यक्तियों को मिलना चाहिए लाभ, वो 100% लाभ उन व्यक्तियों को मिले। तो इस दिशा में निश्चित रूप से हम प्रयासरत हैं कि जो व्यक्ति ऐसे छूटे हुए हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले। जी सर, पलामू में पीने के पानी की भी समस्या है, तो आपके सरकार की जो आकांक्षी योजना है हर घर जल योजना, तो ये कितना कारगर है और कैसे लाभान्वित कर रहा है लोगों को? देखिए, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में नल के माध्यम से, पाइप के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य में भी काम हुआ है। जी, काम हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से काम होना चाहिए जी, उस प्रकार से काम संतोषप्रद नहीं हो रहा है। पाइप, शिकायत ये रहती है कि जल मीनार बना दिया गया और जल मीनार में पानी नहीं है। जल मीनार ऐसी जगह पर बना दिया गया जहाँ पर जल मीनार नहीं बनना चाहिए था। जी, सोर्स ऑफ वाटर का बिना ख्याल रखे हुए बोरिंग खोद दिया गया या जल मीनार बना दिया गया। वहाँ से पाइप भी जो घरों तक जाना था सभी घर में नहीं जा करके किसी एक घर में चला गया, बाकी घर छूटे रह गए। तो इस योजना का उद्देश्य तो ये है ना कि व्यक्ति के घर में पानी पहुंचाया जाए। अब जल मीनार बना देने से तो कोई उसको पानी मिलने वाला नहीं है, या केवल पाइप बिछा देने से तो पाइप मिलने वाला नहीं है। और वो पानी, जल मीनार में पानी कहाँ से आएगा जब तक जल स्रोत का पता नहीं हो। तो नदियों से जो पाइप बिछाया गया है वो जल मीनार तो ठीक हैं, पर जहाँ पर वो वाटर सोर्स नहीं है और बोरिंग भी डीप नहीं है या बोरिंग सूख गया है, तो ऐसी जगहों पर तो पाइप के माध्यम से पानी पहुंचना बहुत ही मुश्किल कार्य है। आपने देखा होगा झारखंड सरकार ने इस दिशा में बहुत दृढ़तापूर्वक कार्य करते हुए बहुत सारे पदाधिकारियों को निलंबित भी करने का कार्य किया है, परंतु इस योजना के कार्यान्वयन से हम बहुत खुश नहीं हैं। सर, एक सवालों के बीच एक निजी सवाल भी आपसे लेना चाहूँगा। जिन सांसद को हम देख रहे हैं पिछले 11 सालों से, 2014 में पहले लोगों ने आपको पसंद किया, उन्होंने आपको सांसद के तौर पे चुना, और आज 2025 में आपका जो नेचर है इतना सहज और इतने सुलभता से लोगों के बीच आप उपलब्ध होते हैं, कोई भी व्यक्ति, एक आम व्यक्ति भी आपके पास पहुंचता है। कई बार हमने देखा है कि आप लोगों के हृदय में रहते हैं, एक तरह से मैं कह सकूँगा, और तभी लगातार 3 बार से उन्होंने आपको चुना है। तो इसके पीछे का सीक्रेट क्या है सर? नहीं, इसके पीछे कोई खास प्रयत्न नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि जो व्यक्ति यदि मेरे पास आता है वो संतुष्ट होकर के मेरे यहाँ से जाए जी। और संतुष्टि के लिए मैं चाहता हूँ कि वो अकेले में आकर के बात करें। बहुत सारे व्यक्ति संकोचवश 10 व्यक्तियों के बीच अपनी बात नहीं रखना चाहते हैं, तो वो आते हैं ऐसे ही चुप होकर के चले जाते हैं। मैंने इसको
बहुत नज़दीक से देखा तो मुझे लगा कि ये तो ठीक नहीं है। तो मैं कितना भी समय लग जाए कोशिश करता हूँ कि बारी बारी से मिलूँ, वो आएँ और अपनी बात कहें और जो भी समस्या का समाधान हो सकता है वो समाधान को ढूंढा जाए। जी तो जी दूसरी बात यह है कि मैं उनको बहुत देर तक बैठाना नहीं चाहता। जैसे ही समय मिलता है कि उनके पास जा कर के उनकी बात सुनने की कोशिश करता हूँ। अब कोई व्यक्ति दूर दराज से आता है, 2 घंटा 3 घंटा बैठे रहेगा तो उसका समय नुकसान होगा। जी तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारी बातचीत हो रही है पलामू संसदीय क्षेत्र माननीय सांसद श्री विष्णुदयाल राम जी से, और बहुत सारी बातें हमने की और बहुत सारी योजनाओं के बारे में सर ने आपको बताया। सर से एक मैं आखिरी सवाल भी लेना चाहूँगा यहाँ पे कि 2047 में आप वैश्विक स्तर पे भारत को कहाँ देखते हैं? जब भारत के अतीत की बात करें तो भारत का अतीत बहुत उज्जवल रहा है और भारत का भविष्य भी बहुत उज्जवल है। जहाँ देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति हो, उस देश का विकास सुनिश्चित है। जो हृदय से जनता की सेवा करना चाहता हो, जो सुशासन देना चाहता हो, जो भ्रष्टाचार में विश्वास नहीं करता हो, जो जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाता हो आतंकवादियों के खिलाफ, वैसे व्यक्ति के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारत का विकास होगा। भारत अपने अतीत के गौरव को पुनः पा सकेगा और पुनः विश्वगुरु के रूप में स्थापित हो सकेगा, ऐसी मेरी धारणा है और ऐसा मेरा विश्वास है। जी, और हमारी भी यही उम्मीद है, हर भारतवासी का यही सपना होगा कि हम 2047 में एक बार फिर से भारत को विश्वगुरु के तौर पे देखें। समय नहीं है, लेकिन सर से मैं चाहूँगा कि पलामू संसदीय क्षेत्र के जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके नाम एक संदेश। पलामू संसदीय क्षेत्र के आदरणीय अभिभावकों, नौजवानों, माताओं, बहनों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी सेवा में मैं पूरे दिल से लगा हुआ हूँ और आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए आपके सहयोग की भी आवश्यकता है। आप मुझे इसी प्रकार का सहयोग और आशीर्वाद देते रहें। निश्चित रूप से धीरे धीरे करके हम आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते रहेंगे। जी सर, हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी योजनाओं के बारे में बताने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी और कार्यक्रम में कुछ और नए चेहरे और कुछ और नए अतिथियों के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।